स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम आपको इंपोर्ट प्रोसीजर बता दिए थे। आज की क्लास में हम एक्सपोर्ट प्रोसीजर आपको बताने वाले हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले एक क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहा है कि जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है, उस क्वेश्चन को हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि और ये लगता है कि ज़्यादातर लोगों ने क्लास को नहीं देखा है, खासतौर से एमकॉम के बच्चे, क्योंकि एमकॉम की तरफ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। क्वेश्चन क्या है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। इन पार्टनरशिप डीड इज, ऑप्शन आपको मिलता है कंपल्सरी, ऑप्शनल, एसेंशियल, नन ऑफ द अबव। मीन्स पार्टनरशिप में जो साझेदारी है साझेदारी फर्म में साझेदारी संलेख आपके लिए आवश्यक है, या हम कहें कि कंपल्सरी है कि ऑप्शनल है। ठीक है, ये आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो हम कहें कि यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो इसेंशियल है, न तो आपके लिए हम कहें कि ऑप्शनल है न कंपल्सरी है। ठीक, ये इसेंशियल है मीन्स आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देखें कि साझेदारी संलेख के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे बोला गया है कि साझेदारी संलेख अगर आप नहीं बनाते हैं, साझेदारी फर्म में अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाया जाता है, तो ऐसे केस में होता क्या है कि वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाता है एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाता है कि कोई भी पार्टनर्स एक दूसरे पे केस नहीं कर पाएगा। पार्टनरशिप फर्म किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर 100 रुपए से अधिक का क्लेम नहीं कर सकती एंड थर्ड पार्टी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्लेम कर सकता है। तो अब इन चीज़ों से आप बचने के लिए तो आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो पार्टनरशिप का हम कहें कि जो डीड होती है उसको आपको बनाना आवश्यक हो जाता है। यहाँ पे कंपल्सरी या इसेंशियल ऑप्शनल की बात नहीं आई, लेकिन जब हम रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं वहाँ पे आपके लिए ऑप्शनल है, वहाँ पे कंपल्सरी नहीं है। ठीक, तो ये अगर आप क्लास देखे होते हैं पार्टनरशिप डीड जब हम पढ़ाए थे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है, ऐसे डाउट्स आपके माइंड में नहीं आते क्योंकि इस चीज़ को हम वहाँ पे समझा चुके हैं। ठीक, तो चलते हैं आज के क्लास में। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट्स। मीन्स हम कहें कि निर्यात में हमें कौन कौन से प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट आपका है ट्रेड इंक्वायरी। देखिए जब भी हम कहें कि आपको एक्सपोर्ट करना है गुड्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपके कंट्री में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो ये बताते हैं कि फॉरेन कंट्री में किस कस्टमर को उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उस एजेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि फॉरेन कस्टमर से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम कहें कि जब फॉरेन कस्टमर से आप कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनके रिक्वायरमेंट्स को आप जानते हैं, और रिक्वायरमेंट के बाद क्या होता है कि रिसिप्ट ऑफ इंडेंट्स मीन जब आपके पास ऑर्डर की बात आती है तो वो जो ऑर्डर आता है उसको हम बोलते हैं इंडेंट्स। अब इंडेंट 2 टाइप्स के हम आपको बता चुके हैं इंपोर्ट प्रोसीजर में, वो कौन कौन से होते हैं इंडेंट्स, उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। फिर नेक्स्ट आपका है क्रेडिट इंक्वायरी। जब हम कहें कि ऑर्डर मिल जाता है तो जो एक्सपोर्टर होता है वो इंपोर्टर के हम कहें कि पेइंग एबिलिटी को जानना चाहते हैं, मीन्स क्या इंपोर्टर टाइम आने पे पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम कहें कि दोनों एक दूसरे से इतनी दूरी पे बैठे हैं, कभी एक दूसरे के टच में नहीं रहते हैं। तो इंपोर्टर को हमेशा ये देखना पड़ता है कि एक्सपोर्टर को कि इंपोर्टर क्या पे कर पाएगा कि नहीं। उसको हमेशा इस बात की डर लगा रहता है कि कल को अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं किया तो उसका पैसा डूब जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जो इंपोर्टर के यहाँ बैंक होती है वहाँ से इंपोर्टर क्या करता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराता है कि और एक्सपोर्टर को सेंड करता है। ये चीज़ें हम आपको लास्ट क्लास में बताए ही थे। फिर हम कहें कि ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। फिर एक्सपोर्टर क्या करता है कि जिस भी कंट्री में उसको सामान भेजना होता है तो उसके लिए क्या करना होता है कि अपने यहाँ गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है कि सामान भेजने का। तो यहाँ पे फोर्थ जो स्टेप्स है वो लाइसेंस लेगा। फिर डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए कि हम बात करें कि जब कोई भी एक्सपोर्टर क्या करता है एक्सपोर्ट करता है गुड्स, तो उसको जो हम कहें कि मनी रिसीव्ड होती है वो फॉरेन मनी में रिसीव होती है। मीन्स हम कहें कि दो देशों के बीच की करेंसी जो होती हैं बराबर नहीं होती कि हम जैसे इंडिया में रुपीज़ चलता है, यूएसए में क्या चलता है, डॉलर चलता है। तो अब ऐसे केस में अगर हम कहें कि इंडियन कोई बिजनेसमैन है अगर वो फॉरेन भेजता है मीन्स यूएसए सामान भेजता है तो उसको जो पेमेंट रिसीव होगा वो डॉलर में होगा। तो यहाँ पे क्या होता था कि ये डॉलर जो कहें कि या हम कहें कि और किसी भी कंट्री में भेज रहा है, मान लीजिए यूरो मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है उसको, तो वो फॉरेन करेंसी क्या होता था कि उस कंट्री के जो सेंट्रल बैंक होते थे उसके पास जमा करना होता था। कि मीन्स जैसे अपने यहाँ हम कहें कि आरबीआई है तो आरबीआई के पास जमा करना पड़ता था। लेकिन अब हम कहें कि 1991 से मीन्स जब आपका एलपीजी पॉलिसी आया तो उसके बाद से एक क्राइटेरिया हटा दिया गया कि मीन्स अब क्या है कि किसी भी एक्सपोर्टर को हम कहें या किसी भी बिजनेसमैन को जो फॉरेन करेंसी रिसीव होगी वो आरबीआई के पास जमा करने की जरूरत नहीं होती है। अब एलपीजी पॉलिसी क्या होती है
है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लस एलपीजी पॉलिसी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट, फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स। अब देखिए कि जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आती है तो यहाँ पे जो हम कहें कि पेमेंट मिलता है एक्सपोर्टर को, वो फॉरेन करेंसी में मिलता है, कि जैसे हम कहें कि इंडियन रुपी और डॉलर यूएसए की बात करें। तो अब जब हम मान लीजिए आज क्या कर रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं और उस ऑर्डर को कंप्लीट करने में 1 महीने का टाइम लग जाता है, ठीक। तो अब आज मान लीजिए हम जो ऑर्डर लेते हैं उसका प्राइस डिसाइड करते हैं 1 लाख रुपए, और हम ऑर्डर कंप्लीट करते हैं 1 महीने बाद। तो 1 महीने बाद जब हमें 1 लाख रुपए मिलेगा, हो सकता है वो 1 लाख रुपए की वैल्यू आने वाले समय में कुछ और हो चुकी हो। जैसे हम कहें कि 1 लाख रुपए हो सकता है 1.5 लाख रुपए के बराबर हो चुका, या वो 1 लाख रुपए घट कर, अगर डॉलर के कंपेरिजन वैल्यू घट गई है इंडियन रुपीज की, तो हो सकता है 50,000 हो गया हो। ऐसा होता है क्योंकि हम कहें कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर हमेशा चलता है, कि जो 1 रुपए की वैल्यू आज की डेट में है, आने वाले दिन में वही वैल्यू नहीं रहने वाली है, ठीक। तो अब ऐसे केस में अगर हम कहें कि वैल्यू बढ़ गई तो हम क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, एक्सपोर्टर को प्रॉफिट होगा। लेकिन वैल्यू घट गई तो एक्सपोर्टर को क्या होता है, लॉस होता है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करता है कि एक्सपोर्टर बैंक से कांटेक्ट कर लेता है, और बैंक इस चीज की गारंटी दे देता है कि जिस भी रेट पे आज के डेट में हम कहें पूरा वो डील फिक्स होता है, वही अमाउंट बैंक उस टाइम देगा। अगर हम कहें कि यहाँ पे लॉस होने के बाद अगर प्राइस बढ़ेगा तो बैंक का प्रॉफिट होगा, प्राइस घटेगा वो बैंक का लॉस होगा। तो यहाँ पे जो भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा बैंक बियर करेगा, एक्सपोर्टर को उसका प्राइस मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ गुड्स। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो एक्सपोर्टर अब क्या करता है कि जो भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट होती है, हम कहें इंपोर्टर के जो भी रिक्वायरमेंट थे, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन गुड्स को इकट्ठा करना शुरू करता है। अगर मान लीजिए उसके पास वो गुड्स नहीं है तो किसी और के पास है, वहाँ से वो लाएगा, वो सारे गुड्स को एक जगह इकट्ठा करेगा फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। फिर पैकेजिंग एंड मार्किंग ऑफ गुड्स। फिर उसके बाद क्या करता है कि वो उन सारे गुड्स का पैकेजिंग करेगा और अकॉर्डिंग टू द हम कहें कि नेचर ऑफ गुड्स, उसके पैकिंग पे वो मार्किंग कर देता है कि अगर हम कहें कि कोई गुड्स ऐसा है जो पेरिशेबल नेचर का है, टूटने फूटने वाला है, तो उसके ऊपर वो सिंबॉलिक दे देगा। और पैकिंग करते समय ध्यान देना चाहिए कि पैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम कहें कि जो एक कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड लेवल की पैकिंग होती है, ऐसी पैकिंग ना हो कि बस नाम मात्र का होना चाहिए, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका है अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट्स। अब जब पैकेजिंग हो जाती है तो एक्सपोर्टर का नेक्स्ट काम होता है कि वो फॉरवर्डिंग एजेंट को अपॉइंट करे। मीन्स जो हम कहें कि पोर्ट पे, शिप पे गुड्स भेजेगा, बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी है वो वही करेगा, एजेंट्स करेगा। इसके बारे में भी हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे, ठीक। फिर हम कहें कि फॉरवर्डिंग गुड्स टू पोर्ट। अब यहाँ से एक्सपोर्टर क्या करेगा, पोर्ट्स तक गुड्स भेजेगा जहाँ पे उसका एजेंट जो है उस गुड्स को रिसीव करेगा, और गुड्स को रिसीव करने के बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करते हुए शिप पे क्या करेगा, गुड्स को लोडिंग कराएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए कि अब फॉरवर्डिंग एजेंट के पास जब आ जाएगा तो अब उसके क्या काम होते हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। फंक्शन ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट्स एट पोर्ट। मीन्स हम कहें कि बंदरगाह पे जो फॉरवर्डिंग एजेंट है उसका क्या काम है कि देखिए ऑब्टेनिंग शिपिंग ऑर्डर। अब देखिए कि सबसे पहला काम होता है कि फॉरवर्डिंग एजेंट का कि जिस भी शिप से उसको सामान भेजना है उस शिप कंपनी की तरफ से कि क्या करे कि वहाँ से हम कहें कि एक तरीके से उससे ऑर्डर शिप करे या उनका परमिशन ग्रांट करे कि हाँ वो सामान को ले जाने के लिए रेडी हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम कहें कि अगर सामान कम है तो शिप का एक पार्ट आपको चाहिए, लेकिन अगर सामान बहुत ज़्यादा है तो पूरी शिप को आपको बुक करानी पड़ेगी। जब फुल शिप को आपको बुक कराना पड़ता है तो उसको बोला जाता है चार्टर्ड पार्टी, ठीक। फिर प्रिपेयरिंग शिपिंग बिल्स। अब इसके बाद क्या होता है कि जो एजेंट्स होता है वो क्या करेगा कि शिपिंग बिल्स प्रिपेयर करेगा। मीन्स वहाँ पे बिल का पेमेंट करना होता है, शिपिंग कंपनी के पास फीस जमा करना होता है। तो उस बिल में क्या रहेगा कि डिटेल्स ऑफ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर एंड आइटम्स। मीन्स हम कहें कि जो एक्सपोर्टर है उसका पूरा एड्रेस, नाम, शॉप का एड्रेस, फिर जो इंपोर्टर है उसके बारे में पूरा डिटेल, किस कंट्री से वो है, फिर आइटम्स जो जा रहा है उस आइटम्स के बारे में फुल डिटेल उसको क्या करना पड़ेगा, उस बिल में देना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज। फिर उसको क्या करेगा कि जब यहाँ पे शिपिंग बिल प्रिपेयर हो जाता है तो उस वहाँ कंपनी कहें कि शिपिंग कंपनी में जमा कर देता है तो शिपिंग कंपनी से उसको एक कॉपी मिल जाती है और फिर उसको क्या होता है कि डॉक ड्यूज जो भी उसके ड्यूटीज़ होते हैं उसको पेमेंट करने के लिए वो आगे काम करता है कि यहाँ पे क्या करता है डॉक चालान बनाता है। डॉक चालान के थ्रू क्या करता है कि जो भी फीस होती है वो पे करता है और डॉक चालान की एक कॉपी उसको रिसिप्ट होती है, ठीक। उस कॉपी को लेकर जाएगा। फिर ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट्स इशूड बाय
कैप्टन फॉर रिसीविंग गुड्स। अब देखिए कि मेट रिसिप्ट क्या होता है कि जब डॉक चालान आप पे कर लेंगे तो इस डॉक चालान को लेकर जाएंगे जो शिप का कैप्टन होता है उसके पास, और शिप के कैप्टन को दिखाएंगे तो शिप का कैप्टन क्या करेगा, गुड्स को रिसीव करता है और वो सामान पे मीन्स अपने शिप पे रखता है, और उसके बाद वो मेट रिसिप्ट नाम का एक कहें कि आपको बिल देगा कि जिसमें इस चीज़ का कहें कि कंफर्मेशन दिया जाता है कि शिप का कैप्टन शिप पे सामान को ले लिया है। तो अब देखिए कि जो ए मेट रिसिप्ट होती है 2 टाइप्स की होती है, एक होता है क्लीन रिसिप्ट, एक होता है फॉल रिसिप्ट। क्लीन रिसिप्ट तब इशू किया जाता है जब हम कहें कि आपका जो शिप का कैप्टन है इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाता है कि जो गुड्स वो लिया है शिप पे वो गुड्स पूरी तरह से सुरक्षित है, उसमें कोई भी फॉल्ट वगैरह नहीं है, दैट्स मीन्स पैकेजिंग वगैरह हर तरीके से एकदम अच्छी है, तब वो क्लीन रिसिप्ट देगा। लेकिन अगर हम कहें कि अगर पैकेजिंग वगैरह में या किसी भी तरीके का गुड्स में कोई फॉल्ट है तो जो कैप्टन ऑफ शिप है वो फॉल रिसिप्ट इशू करता है। फिर नेक्स्ट है बिल ऑफ लेडिंग। एक क्या होता है कि मेट रिसिप्ट जब आपको मिल जाएगा तो उस मेट रिसिप्ट की कॉपी के साथ आप जाएंगे शिपिंग कंपनी में, वहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। मीन्स जब आपका बिल ऑफ लाइडिंग क्या होता है कि शिप कंपनी को फीस पे किया जाता है कि हाँ कि सामान जो ले जा रही है कंपनी उसके लिए, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका आता है इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, कि फिर फॉरवर्डिंग एजेंट जो गुड्स भेज रहा है तो अब हम क्या समुद्री रास्ते से जा रहा है, कहीं रास्ते में गुड्स हम कहें कि डूब न जाए या किसी तरह का उसको नुकसान न हो जाए, उस चीज़ से बचने के लिए फॉरवर्डिंग एजेंट क्या करता है, उस गुड्स का इंश्योरेंस कराता है। फिर इन्फॉर्म एक्सपोर्टर, जब इंश्योरेंस वगैरह हो जाता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ करते हुए वो क्या करता है, एक्सपोर्टर के पास भेजता है और वो इन्फॉर्म करता है कि यहाँ से उसका काम खत्म हो जाता है, कि दैट मीन्स वो जो पोर्ट पे जितना भी उसको फंक्शन करना था, जो भी उसकी ड्यूटीज थी वो सारी ड्यूटीज कंप्लीट कर चुका है, और अपना कमीशन भी बता देता है कि कितना कमीशन होता है, उसके साथ वो सारा डॉक्यूमेंट्स भेज देता है। फिर एक्सपोर्टर का काम आता है प्रिपेयरिंग इनवाइस। अब यहाँ से इम्पोर्टर क्या करेगा, एक्सपोर्टर क्या करेगा कि इनवाइस बनाएगा, दैट्स मीन्स बिल बनाता है कि कितना उसको चार्ज लेना है इम्पोर्टर से, सारी चीज़ का पूरा डिटेल वो बनाता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑब्टेनिंग इनवाइस सर्टिफाइड बाय काउंसलर नॉट। अब देखिए कि फिर क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जब हम कहें कि अब जो इम्पोर्टर होता है गुड्स को मंगाता है अपने कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि उस गुड्स का चेकिंग किया जाता है कि हम कि वो जो गुड्स मंगा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं स्मगलिंग का सामान है कि मीन्स बता कुछ और रहे हैं फिर वो अंदर कुछ और है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उस गुड्स के पैकेजिंग को पूरी तरीके से खोल कर चेक किया जाता है वो पोर्ट पे। तो इस चीज़ से बचने के लिए इम्पोर्टर क्या करता है कि एक्सपोर्टर को बोल देता है कि नहीं, ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि हमारा सामान पूरी तरीके से खोलकर चेक किया जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर होता है वो अपने कंट्री से कि इनवाइस सर्टिफाइड काउंसलर में एक कहीं सर्टिफिकेट बनवाता है जिसमें कि इस चीज़ की गारंटी दी जाती है कि हाँ जो वो सामान भेजा गया है वो कुछ ख़राब नहीं है, मीन्स हम कहें कि ऐसे सामान नहीं भेजे गए कि जो इलीगल हो, जो हम कहें कि बैंड है, ठीक। और उससे क्या होता है कि अगर वो सर्टिफिकेट जब इम्पोर्टर के पास रहता है तो वहाँ पे पोर्ट पे दिखाता है तो उसके पूरे कार्गो को मीन्स पूरे आइटम्स को खोलकर नहीं चेक किया जाता, बस कोई एक आध पैकेट खोल के चेक कर लिया जाता है बस सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक। मीन्स नॉट टू फुल ओपन फुल कार्गो, मीन्स इसमें क्या होता है कि पूरी तरीके से जांच कराने से बच जाता है इंपोर्टर। ये सर्टिफिकेट हम कहें कि एक्सपोर्टर के कंट्री के द्वारा जो वहाँ का ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा इशू किया जाता है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अब देखिए कि कई बार क्या होता है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कि जो इंपोर्टर के यहाँ क्या होता है कि ड्यूटीज से हम कहें टैक्सेस से एग्जेम्प्ट होते हैं, कि मीन्स अगर कुछ आइटम्स आप मंगाते हैं फॉरेन कंट्री से उस पर कोई भी टैक्स वगैरह गवर्नमेंट नहीं लगाती है, लेकिन उसका प्रूफ ये होना चाहिए कि उसके लिए आपको ओरिजिन मीन्स कहाँ से मंगा रहे हैं वो सारी चीज़ें वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इस केस में क्या होता है कि फॉर एग्जेम्पशन ऑफ ड्यूटीज इशूड बाय एक्सपोर्टर कंट्री, तो वो क्या करता है कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर से बोल देता है कि आप अपने यहाँ से एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मीन्स इस चीज़ का भी प्रूफ दे दीजिएगा कि वो गुड्स आप ही के कंट्रीज में मंगाया गया है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू पेमेंट। अब फिर जो एक्सपोर्टर का नेक्स्ट काम आता है वो क्या करता है कि पेमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाता है। इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको लास्ट क्लास में बताए थे। पहला डॉक्यूमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, मीन्स अगर हम कहें कि पेमेंट कैश में मिलने वाला है उसको, तो जो हम कहें कि एक्सपोर्टर है वो बिल बनाता है कि मीन्स बैंक के पास जब पेमेंट मिल जाएगा कैश में तब बैंक क्या करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स को उस एक्सपोर्टर को इंपोर्टर को देगा कि
आपको पता होगा कि जैसे कि हम बताए थे लास्ट क्लास में कि जब हम कहें कि इम्पोर्टर गुड्स मंगाता है तो उसको क्या करता है कि हम कहें कि जो बैंक होता है वहाँ पे उसको पैसा जमा करना पड़ता है। जब पैसा जमा करेगा या हम कहें बिल एक्सेप्ट करेगा तभी उसको सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उस गुड्स से रिलेटेड, जिसको क्या करेगा वो अपने एजेंट को देगा फॉर जो कि हम कहें क्लियरिंग एजेंट्स बोला जाता है, वो तब जाके पोर्ट से उस सामान को ले सकता है। फिर जो हम कहें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। अगर हम कहें कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात आती है तो मीन्स हम कहें कि यहाँ पे इंपोर्टर ये बोला रहता है कि हम बिल को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स बनाया जाएगा पेमेंट के लिए वो एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाएगा। मीन्स इंपोर्टर क्या करेगा कि जाएगा बैंक में अपना एक्सेप्टेंस देगा उस बिल पे, तो बैंक क्या करेगा उसको सारा डॉक्यूमेंट्स जो रहेगा वो दे देगा। फिर बिल ऑन बैंक, कई बार क्या होता है कि हम कहें कि इंपोर्टर का जो बैंक होता है वो इस चीज़ की गारंटी देता है कि नहीं हम खुद अपने तरफ से पेमेंट कर देंगे। तो ऐसे केस में जो एक्सपोर्टर होता है वो एक बिल लिखता है बैंक पे कि जिसमें कि इस चीज़ के बारे में मेंशन होता है कि क्या करेगा बैंक उसका पेमेंट करेगा। फिर एडवाइस टू इंपोर्टर, जब ये सारे काम एक्सपोर्टर कंप्लीट कर लेता है तो लास्ट में वो क्या करता है कि इंपोर्टर्स को सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी उसका होता है कि उस सब वो कहें कि वो भेजता है और इन्फॉर्म करता है कि हमारे तरफ से सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, हमने डॉक्यूमेंट्स भेज दिया है, आप जाके बैंक से ले सकते हैं, आपका सामान इस डेट को पहुंच जाएगा। और सामान के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन वो दे देता है और कितना अमाउंट पे करना है वो सारी चीज़ें इंपोर्टर को पता चल जाती हैं। तो ये आपका हुआ एक्सपोर्ट प्रोसीजर की बात। अब हम आपसे एक क्लास और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मिलने वाले हैं कि जहाँ पे हम कहें कि वो क्लास मेरी लास्ट क्लास होगी। जो भी टॉपिक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के और छूटे हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस टॉपिक को हम कवर कराएंगे। अगर आज की क्लास से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और लास्ट में जाने से पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए कि जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आज हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस होता है। फिर सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि जब कोई भी कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं बनाती है तो ऐसे केस में वो कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल ट्रेड बिजनेस का मेरिट्स क्या है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पार्टनरशिप बिजनेस का डीमेरिट्स क्या है। ये क्वेश्चंस हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।